नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर दिव्या हिरन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से। हमने पिछले 2 भागों में प्रबंध की परिभाषा और प्रबंध के बारे में पढ़ा और थोड़ा सा हमने परिवार के कार्यों के बारे में भी जाना। आज हम परिवार के प्रबंधकीय कार्यों के बारे में विस्तार से समझेंगे। बच्चों, हमने बात की थी कि परिवार के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि साइको सोशल होते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि प्रबंधकीय कार्य होते हैं। परिवार के जो सामान्य साइको सोशल कार्य हैं जिसमें कि प्रबंध भी आवश्यक है, प्रबंध के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। लेकिन परिवार प्रबंधकीय कार्यों को, इन कार्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये परिवार के सामान्य कार्य यानी कि जैविकीय कार्य, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, मनोरंजनात्मक और शैक्षिक कार्य, इन सब कार्यों के बारे में हमने पिछले भाग में पढ़ लिया था। बच्चों, इन्हीं सब कामों के लिए और परिवार समाज में एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, उसको पहचान मिल सके, उसके सदस्य वृद्धि कर सकें और गुणवत्ता परिवार को मिल सके, इसके लिए व्यक्ति को प्रबंध करना होता है। अब हम देखेंगे परिवार के प्रबंधकीय कार्य। परिवार के प्रबंधकीय कार्य, सबसे पहला परिवार के प्रबंधकीय कार्यों के अंतर्गत आता है परिवार का उत्प्रेरक कार्य। उत्प्रेरक कार्य से तात्पर्य यहाँ पर उन कार्यों से है बच्चों जिसमें कि परिवार का मुखिया या कहें हम गृहिणी, या अगर हम किसी इंस्टीट्यूट की, किसी इंडस्ट्री की या किसी बड़े महकमे की भी बात करें तो सभी जगह बच्चों प्रबंध करना होता है और उस प्रबंध के लिए उत्प्रेरक का कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण होता है जो भी प्रबंधक है उनके लिए। यानी कि जो मूल्य हैं, अगर हम परिवार की बात करते हैं तो मूल्यों का जन्म परिवार की संस्कृति से होता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है संस्कृति और जो परिवार में माता पिता बच्चों को सिखाते हैं, उससे बच्चों के अंदर मूल्य डेवलप होते हैं। ये जीवन मूल्य आप प्रथम वर्ष में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति का मूल्य ईमानदारी होता है, व्यक्ति का मूल्य खुशी होता है, स्वास्थ्य होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो परिवार का एक कार्य होता है बच्चों कि वह परिवार के सदस्यों के मूल्यों का उद्गम का स्थान होता है। वहीं परिवार के सदस्यों में मूल्य डेवलप होते हैं और बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि मूल्य जो है वो लक्ष्य की माता होती है और यहीं से लक्ष्य का निर्धारण भी होता है। अगर परिवार में व्यक्ति के मूल्य बहुत सही तरीके से निर्धारित हुए हैं और पनपते हैं और सही जगह से सही माहौल में पनप रहे होते हैं, उनका उद्गम सही होता है, ऐसी अवस्था में निश्चय ही उसका लक्ष्य भी बहुत ही सुंदर निश्चित होता है। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इसके लिए कि व्यक्ति जीवन में संतुष्टि लाना चाहता है या पैसा कमाना चाहता है। जब तक हम आज के समाज की बात करें, सभी यंगस्टर्स चाहते हैं कि हम खूब पैसा कमाएं, क्योंकि हम बहुत पैसा कमाएंगे, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे, हम बहुत ऐश और बहुत आराम की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन बच्चों, अगर सोचा जाए तो पैसा तो सिर्फ एक साधन है, ठीक है, जिससे कि हम कई साधनों को क्रय करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मूल्यों के बारे में। कोई एक व्यक्ति सोचता है कि उसे पैसा कमाना है और किसी भी तरह से कमाना है, किसी भी तरह से अर्न करना है, उसमें वो सही गलत कुछ भी नहीं सोच रहा है। और जबकि कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे जितना पैसा कमाना है, जितना अर्न करना है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, वो सब मैं बहुत सही तरीके से करूँगा, बहुत न्यायप्रिय और ईमानदारी से करूँगा। तो बच्चों, ये परिवार के मूल्य होते हैं जो कि सही निर्णय और सही लक्ष्य को निर्धारित करने में सहायता करते हैं।
इसके साथ ही स्तर का निर्धारण भी परिवार के सदस्यों के बीच में, परिवार के साथ और परिवार के मुखिया के निर्देशन में होता है। तो सबसे पहला कार्य होता है परिवार का प्रबंधकीय कार्य कि वह अपने सदस्यों के अंदर इस प्रकार के मूल्य, लक्ष्य और स्तर बनाए जिससे कि आगे चल कर के उनके जीवन को एक अच्छी गुणवत्ता मिल सके। दूसरा प्रबंधकीय कार्य है परिवार के सदस्यों हेतु लक्ष्य निर्धारित करना, या हम कहें बच्चों उद्देश्यों का निर्धारण करना। बच्चों आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की, बिना लक्ष्य निर्धारित किए किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। या हम कहें हमारे सामने कोई उद्देश्य है, कोई आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। तो परिवार इसमें मदद करता है, क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारण के रिसोर्सेज वो मैनेज कर सकते हैं, किसके प्रकार के नहीं मिलेंगे, तो किस तरह के लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए, ये परिवार के प्रबंधकीय कार्य में आता है। परिवार के सदस्यों के लिए स्तर का निर्धारण और उस तक पहुंचने के लिए तैयार करना और कार्य करना। हम मूल्य की बात कर रहे हैं बच्चों, हम लक्ष्यों की कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा स्तर को पहले रखते हैं, तब कहीं जाके लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आप सोचते हैं मुझे फर्स्ट ईयर पास करना है, तुरंत आपके दिमाग में परसेंटेज आता है 80%, 90%। अब आप एमए में हैं तो एमए प्रीवियस जब आप कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि जब मेरा एमए कंप्लीट हो एटलीस्ट मुझे गोल्ड मेडल मिले। ये गोल्ड मेडल क्या है बच्चों? ये गोल्ड मेडल है स्तर का निर्धारण। और स्तर का निर्धारण करके कई बार आप अपनी योजना बनाते हैं और किस तरह से आप लक्ष्यों को प्राप्त करें कि आपको अपना स्तर प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से आप इस ओर अग्रसर होते हैं। तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर के और व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक प्रयास से भी स्तर का निर्धारण होता है, और इसमें पूरे परिवार का सहयोग होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है बच्चों परिवार के सदस्यों की लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियोजन करना, नियंत्रण करना, और नियंत्रण करने के अंतर्गत कार्य को क्रियान्वित करना, जांच करना, समायोजन करना और अंत में मूल्यांकन करना। बच्चों ये आपने पढ़ा होगा कि प्रबंध की प्रक्रिया 3 चरणों से होकर के गुजरती है। ये आप बीए में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है नियोजन करना, दूसरा नियंत्रण करना और तीसरा है मूल्यांकन करना। तो बच्चों परिवार के सदस्य के जो लक्ष्य होते हैं, जो उद्देश्य हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको किस तरह से प्राप्त करना है, इसके लिए व्यापक योजना तैयार की जाती है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके द्वारा, इन सारे प्रश्नों के उत्तर देखे जाते हैं, सोचे जाते हैं। उनका एक किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिमाग में एक इमेज बनाना कि किस प्रकार से कौन सा कार्य होगा, और उस इमेजिनेशन में कार्य को समाप्त करना कहलाता है योजना बनाना। योजना बनाने के बाद नियंत्रण करना, जिसमें कि सबसे पहले जो योजना बनाई है बच्चों उसके अनुसार कार्य को क्रियान्वित करना। कार्य जब चल रहा है तब उस दौरान उसकी जांच करना, ये देखना कार्य क्या उसी अनुरूप चल रहा है जिस अनुरूप हमने सोचा था, लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर जाने में कहीं डेविएशन तो नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, और अगर है तो समायोजन के द्वारा उसे दूर करना। उसके बाद आता है बच्चों मूल्यांकन करना। लक्ष्य प्राप्ति के बाद, उद्देश्य प्राप्ति के बाद कार्य कैसा रहा, इसमें आपने क्या किया, कितनी आपको लक्ष्यों की प्राप्ति हुई, किन वजह से हुई, इन सबको हम कहते हैं मूल्यांकन करना। मूल्यांकन बच्चों सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ही प्रकार का होता है। परिवार का अगला प्रबंधकीय कार्य है बच्चों समय समय पर निर्णयों के द्वारा आवश्यकता पूर्ति एवं लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करना। बच्चे निर्णय जो चीज़ है ना, जैसा कि आपने प्रथम वर्ष में भी पढ़ा होगा कि निर्णय जो चीज़ है, ये हर व्यक्ति प्रतिपल कई सारे निर्णय लेता है। यही निर्णय लाइफ में कभी सही और कभी गलत भी साबित होते हैं।
कई बार व्यक्ति निर्णय लेने के बाद खुद पर गर्व महसूस करता है और कई बार निर्णय लेने के बाद रिग्रेट भी महसूस करता है। अब बच्चों, ये डिपेंड करता है कि कौन से समय, स्थान, परिस्थिति और किस लक्ष्य और आवश्यकता पूर्ति के लिए किस प्रकार का निर्णय लिया गया है। क्योंकि बच्चों, ये जो निर्णय प्रक्रिया है, ये निर्णय प्रक्रिया प्रबंध की धुरी होती है, प्रबंध का केंद्र होता है और निर्णय लेना प्रबंध का हृदय कहलाता है। जितनी इम्पोर्टेंस बच्चों हमारे शरीर में हृदय की है ना, उतनी ही इम्पोर्टेंस प्रबंध में निर्णय की है। नियोजन में बच्चों हम क्या करते हैं? नियोजन में हम सारे निर्णय ही तो लेते हैं, क्योंकि नियोजन करना तो पूर्ण रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है। उसमें हम सिर्फ निर्णय लेते हैं और निर्णय के द्वारा ही नियंत्रण के प्रक्रिया के दौरान हम कार्य को क्रियान्वित करते हैं और उन्हीं निर्णयों के आधार पर जांच भी करते हैं, समायोजन भी करते हैं और मूल्यांकन भी करते हैं। तो बच्चों, निर्णय लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यूँ तो बच्चों, हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन कई प्रकार के निर्णय लेता है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो वो आदतन ले लेता है, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो कि वो बहुत सोच समझ के लेता है, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वानुभव से लेता है, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो जानकार व्यक्तियों से और जानकार सदस्यों से, परिवार में बड़ों से, उनके सहयोग से लिए जाते हैं। तो बच्चों, प्रबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और धुरी है निर्णय लेना, और निर्णय लेकर के परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति और लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करना। परिवार का अगला प्रबंधकीय कार्य है बच्चों, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करना। जो पारिवारिक जीवन चक्र भी आप बीए में पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है, और मैं याद भी दिला देती हूँ बच्चों कि पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती है: प्रारंभिक अवस्था, विस्तारित अवस्था और संकुचित अवस्था। प्रारंभिक अवस्था वो है बच्चों जिसमें 2 व्यक्ति विवाह संबंध के द्वारा अपना जीवन आरंभ करते हैं। विस्तारित अवस्था में परिवार में बच्चे का आगमन होता है और परिवार बढ़ता है। बच्चों का बड़ा होना, उनका लालन पालन, पोषण और उनकी पढ़ाई समाप्त होने तक, उनकी नौकरी लगने तक, उनका विवाह हो जाने तक विस्तारित अवस्था चलती है। और जब बच्चों विस्तारित अवस्था समाप्त होती है तो आती है संकुचित अवस्था। परिवार में फिर से वही 2 व्यक्ति रह जाते हैं जिन्होंने कि परिवार प्रारंभ किया था। अब इस समय क्या होता है? समय बहुत होता है, धन हो सकता है संचित किया हो तो हो, और ऊर्जा की काफ़ी कमी शरीर में हो जाती है। तो बच्चों, ये 3 जीवन चक्र की अवस्थाएं होती है और इन तीनों ही जीवन चक्रों की अवस्थाओं में व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के पास समय, धन, ऊर्जा और अन्य जो साधन होते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हर स्टेप पर करने के लिए परिवार को कई सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है। इन सारे रिसोर्सेज को प्रबंध के द्वारा इन सारे रिसोर्सेज का नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन किया जाता है और एक पैरामीटर बनाया जाता है, एक स्केल तुलना का बनाया जाता है, जिससे कि स्तर का निर्धारण किया जाता है। और इन्हीं जीवन चक्र में चलते हुए आगे वाले जीवन के लिए संभलना, आगे वाले जीवन के लिए संचय करना, बचत करना, विनियोजन करना, और जब बुजुर्गियत आ जाए, शरीर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, उस वक्त व्यक्ति कैसे कार्य करेंगे, ये सब चीज़ें इन्हीं अवस्थाओं में सोची जाती है और सबका प्रबंध भी इन्हीं अवस्थाओं में पहले से ही किया जाता है। अगला कार्य है परिवार के संगठन संबंधी कार्य, समन्वय बिठाना और नेतृत्व का कार्य। बच्चों, संगठन संबंधी कार्य क्या है परिवार का? परिवार का संगठन संबंधी कार्य होता है कि जैसे बच्चों, जितना समझने में आपको आसान लग रहा है ना कि संगठन एक आसान शब्द है, ऐसा नहीं है बच्चों। क्या होता है कि एक व्यक्ति है, निश्चित व्यक्ति, वो एक समूह बनाता है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, और जिन व्यक्तियों को उसमें सम्मिलित करता है, जिनके बीच में वो श्रम का विभाजन करता है, उसी को हम कहते हैं संगठन।
तो परिवार के संगठन संबंधी कार्य, कई कार्य परिवार में ऐसे होते हैं पूरा परिवार मिलजुल कर करता है। कई कार्य ऐसे होते हैं किसी एक विशेष सदस्य की योग्यता होती है, क्योंकि सदस्यों में अपनी योग्यता एक बड़े साधन के रूप में कार्य करती है। परिवार में एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बीच में समन्वय बिठाना, कोऑर्डिनेट करना बच्चों, जिससे, क्योंकि सारा ही कार्य एक व्यक्ति नहीं करता है, श्रम विभाजन किया जाता है और कार्य कड़ियों के रूप में जुड़े हुए होते हैं, तब कहीं जाकर के व्यक्ति किसी एक लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो उन सब में आपस में समन्वय होना ज़रूरी है, संगठन होना ज़रूरी है। और ये सब किस पर निर्भर करता है? नेतृत्व की शक्ति पर, जो उस कार्य को करवा रहा है। जैसे कोई इंस्टीट्यूट है तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट पर, मैनेजर पर, परिवार का मुखिया है तो मुखिया पर, किस तरह से नेतृत्व की क्वालिटी उनमें है कि वह परिवार के सदस्यों को संगठित भी रखते हैं, श्रम विभाजन भी उनकी आवश्यकता, उनकी योग्यता, उनकी कुशलता और उनकी विभिन्न एबिलिटीज़ को ध्यान में रख करके करते हैं, और किस प्रकार उनमें समन्वय बिठा करके कार्य करते हैं। तो ये सब उनकी नेतृत्व की शक्ति पर निर्भर करता है। उसके बाद अगला प्रबंधकीय कार्य है निर्देशन एवं मार्गदर्शन और प्रेरित करना। बच्चों, कार्य को जब बांटा जाता है ना, और जब श्रम विभाजन किया जाता है, तो सिर्फ कार्य को दे देने से कि आप ये कार्य करें बस कार्य हो जाएगा, नहीं। सामने वाले व्यक्ति के मन में कई सारे प्रश्न, कई सारे सवाल, बहुत सारा चिंतन हो सकता है। कार्य को नहीं करने के प्रति भी एटीट्यूड हो सकता है कि मैं ये कार्य क्यों करूं, मुझे ये क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी होता है प्रेरित करना। परिवार का अगर हम कार्य कर रहे हैं या संस्था का कार्य है, किसी भी तरह का, कहीं भी उद्योग में कोई सा भी कार्य है, कार्य को देने के साथ, श्रम विभाजन करने के साथ ही कार्य को करने के लिए प्रेरित करना बहुत अनिवार्य है। जब प्रेरणा मिलती है तो व्यक्ति कार्य करने की इच्छा अपने अंदर जगाता है। प्रेरणा देने के द्वारा व्यक्ति के अंदर कार्य करने की इच्छा को जागृत करना चाहिए, और ये कार्य एक समुचित मार्गदर्शन और निर्देशन के द्वारा हो सकता है। सब निर्देशन देने के बाद भी, कार्य के लिए निर्देशित करने के बाद भी, जहाँ कहीं आवश्यकता हो, समय समय पर व्यक्ति को मार्गदर्शन देना चाहिए और प्रेरित करते रहना चाहिए। प्रबंधकीय कार्यों में अगला कार्य है बच्चों पारिवारिक साधनों को समझना, साधनों को उपयोग में लेना और श्रम विभाजन सिखाना। अभी हमने बात की कि परिवार का मुखिया या हेड श्रम विभाजन कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो साधन परिवार में है, उन साधनों को समझना ज़रूरी है। कई बार बच्चों साधन होते हैं पर हमें उनके पूर्ण उपयोग के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो जो साधन हमारे पास उपलब्ध है, उनके विभिन्न उपयोगों के बारे में जानना, समझना, कैसे उपयोग में लेना है। अब साधनों में बच्चों दोनों साधन आ गए, मानवीय साधन भी और अमानवीय साधन भी। अमानवीय साधन में भौतिक साधन आते हैं और मानवीय साधन में आता है सारे ही वो साधन जो कि ज्ञान, रुचि, कुशलता, बुद्धि, योग्यता, समय इत्यादि, है ना। तो दोनों ही प्रकार के साधनों को उपयोग में लेना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी होती है तो वो उसका एक साधन है, पर व्यक्ति उसको पहचान नहीं पाता है। तो ऐसे में श्रम विभाजन के महत्व को समझा करके साधनों को उपयोग में लेना सिखाना चाहिए। वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है बच्चों, कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जैसा कि हमने पढ़ा, प्रेरित करना। अगर कार्य के प्रति रुचि नहीं है तो कार्य हम क्यों कर रहे हैं, लक्ष्यों को उसके सामने विस्तारित रूप से समझाना, उद्देश्यों को उनको समझाना, कार्य क्यों करना चाहिए, इस कार्य को करने से क्या प्राप्त होगा, और कार्य को करने से अनुभव में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। इस प्रकार की प्रेरणास्पद बातों से कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए।
कार्य के लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए ज़रूरी होता है कि कार्यस्थल यानी कि कार्यक्षेत्र जिसे हम कहते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस प्रकार का कार्यस्थल होगा कार्य करने का मन भी वैसा ही बन जाता है। तो कार्य करने के क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए। और जब भी श्रम विभाजन किया जाए तो व्यक्ति की रुचि को ध्यान में रख कर के ही उसे कार्य दिए जाने चाहिए, ताकि वह कार्य को प्रसन्नता से कर सके। और अगर किसी व्यक्ति में कुशलता है, उसकी अरुचि का कार्य आप उसे दे रहे हैं, तो पहले मुखिया का, हेड का ये कर्तव्य बनता है कि उस कार्य के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न करें, जिससे कि कार्य करने में उसका मन लगे। उसके बाद बच्चों हम दोनों ही काम साथ में करेंगे, दोनों ही फंक्शन आगे की, कि समय और शक्ति का व्यवस्थापन करना। बच्चों दोनों ही चीज़ें सीमित हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समय यानी कि 24 घंटे, जो कि व्यक्ति का समय होता है। व्यक्ति के पास बहुत कम समय होता है बच्चों, उसे लगता है हमेशा ही कि कम है, लेकिन बच्चों सोच कर देखिए, यही 24 घंटे हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है, यही 24 घंटे हमारे पास हैं, यही 24 घंटे हमारे मदर फादर सभी के पास है। इन्हीं 24 घंटों में दुनिया में कोई इंसान कितनी तरक्की कर जाता है, और इन्हीं 24 घंटों को हम सिर्फ टीवी देख कर के समय को व्यतीत भी कर सकते हैं। तो बच्चों समय को मैनेज करना आना चाहिए। कौन से कार्य को किस समय, कितने समय के अंदर कर लेना चाहिए, कौन से कार्य बार बार उत्पन्न होते हैं, कौन से कार्य कितना समय रोज मांगते हैं, कौन से कार्य साल में कुछ ही समय मांगते हैं, इन सभी की जानकारी हमें होनी चाहिए। और समय को व्यवस्थापन के साथ, समय के प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ 24 आवर्स में, यानी कि 3 चीज़ों में बैलेंस बिठाना चाहिए, वर्क, रेस्ट, और तीसरी चीज़ क्या है बच्चों, एक हमारा काम, एक हमारा आराम, और तीसरा है मनोरंजन। इन तीनों में संतुलन बिठा करके कार्य करना चाहिए। फिर अगर हम बात करें शक्ति के व्यवस्थापन की, तो बच्चों जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए पर्याप्त पोषण चाहिए। पर्याप्त पोषण के लिए पर्याप्त एक्सरसाइज, योगा, फूड सभी की ज़रूरत रहती है। शरीर में सभी की आवश्यकता होती है। तो हम किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार का सेडेंट्री वर्क कर रहे हैं, मॉडरेट वर्कर हैं या हम हैवी वर्कर हैं, किस प्रकार की हमारी कार्य की प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर कितनी एनर्जी होनी चाहिए और कितनी एनर्जी संचित हम करके रख रहे हैं और कितनी एनर्जी किस काम में रिक्वायर्ड है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम थकान से बच सकते हैं। शक्ति व्यवस्थापन करते वक्त बच्चों थकान के कारणों का हमें पता होना चाहिए। थकान को किस प्रकार रिड्यूस किया जा सकता है, हमें ये पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि किस कार्य के बाद कितना आराम करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना बच्चों, 40 मिनट पढ़ाई के बाद आप 2 मिनट का आराम करें तो मस्तिष्क को आराम मिलता है। अगर आप कोई भारी कार्य कर रहे हैं, उसके बाद हल्का कार्य बैठकर कर रहे हैं, फिर खड़े होकर करें, तो ये सब भी कार्यों में परिवर्तन करके हमारी शक्ति की व्यवस्था करते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारे कार्य करने की मुद्रा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। किस पोस्चर में बैठ के हम कार्य करें कि हमें कम से कम थकान, इसका भी नॉलेज हमें होना चाहिए। फिर आता है बच्चों कार्य करने के तरीकों को सरल बना करके काम करें और समय और शक्ति का बचाव करें। ये ध्यान रखना चाहिए कि सरलतम तरीके से हम कार्य करें, यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन, ईजीएस्ट, सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क को हमें फॉलो करना चाहिए। परिवार के प्रबंधकीय कार्य में, जैसे कि हमने पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले कार्य के बारे में भी डिस्कस किया था कि पारिवारिक बजट, घरेलू हिसाब किताब बनाना, आय, व्यय, बचत, विनियोजन इत्यादि पर ध्यान देना भी परिवार की प्रबंधकीय कार्यों में आता है बच्चों, क्योंकि परिवार को बहुत सोच समझ करके, निर्णय लेकर के, योजना बना करके और योजना के अनुरूप चल के और फिर उसका मूल्यांकन करके ये सारे कार्य करने होते हैं। इसलिए ये सभी परिवार के प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत आते हैं। संचार माध्यमों को मजबूत बनाना, चेहरे के एक्सप्रेशन, शब्दों का प्रयोग, लिखा हुआ या प्रिंटेड वस्तु, फिगर, पिक्चर इत्यादि सूचना संबंधी कार्य। बच्चों संचार या कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
कम्युनिकेशन करते वक्त हेड किस प्रकार से अपने वर्कर से बात करते हैं या परिवार के मुखिया अपने सदस्यों से बात कर रहे हैं, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, शब्दों का प्रयोग, दोनों ही वाइस वर्सा, दोनों की ही बात कर रही हूँ बच्चों में, कि काम लिख करके पकड़ाया जा रहा है, किसी प्रिंटेड वस्तु में दे रहे हैं, कोई फिगर के रूप में है, पिक्चर के रूप में है, किस प्रकार से कार्यों को आप उनमें विभाजित कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। जब कम्युनिकेशन और संचार सब कुछ क्लियर होता है तो किसी भी चीज़ को समझना, मानना बहुत आसान हो जाता है और कार्य के प्रति बच्चों रुचि भी डेवलप होती है। परिवार की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति करना, घर में रहने का और कार्य करने का उचित वातावरण प्रदान करना, परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये सभी परिवार के प्रबंधकीय कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़े परिवार के प्रबंधकीय कार्य। परिवार के प्रबंधकीय कार्य के साथ ही हमारा ये आज का व्याख्यान ही समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।